Header files are collection of standard library functions to perform different tasks. सबसे पहले फंक्शन क्या चीज होती है? फंक्शन हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करके दे, या कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देते। फंक्शन या कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसको हम वाइड कहते हैं। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब वो कहता है कि इसके अंदर कुछ फंक्शंस पहले से बनाए गए हैं, उनको हम स्टैंडर्ड फंक्शंस का नाम देते हैं। जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन बनाकर इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर स्टोर कर दिए ताकि हम इनसे मुख्तलिफ किस्म के काम ले सकें। देयर आर मेनी हेडर फाइल्स फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। अब एक हेडर फाइल नहीं होती, एक से ज्यादा हेडर फाइल्स होंगी और उनके काम भी मुख्तलिफ होंगे। कुछ हेडर फाइल्स ऐसी होंगी जो कि मैथ के फंक्शंस जितने हम यूज करेंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। कुछ हमारे पास इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, उनको एग्जीक्यूट करती हैं। ईच हेडर फाइल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। एक हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन नहीं होता, एक हेडर फाइल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस होंगे। प्री डिफाइंड, इनको पहले से डिफाइन कर दिया गया है। पहले से किसने डिफाइन किया है? जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है। जैसे हमारे पास एक फाइल है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। ये एक ही हेडर फाइल है और इसके अंदर इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड बेशुमार फंक्शंस मौजूद हैं। तो एक हेडर फाइल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस मौजूद होते हैं। Many header files can be included in one program. आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें 1, 2, 3 जितनी मर्जी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लें। जिन हेडर फाइल की हमें जरूरत होगी हम अपने प्रोग्राम में उनको शामिल करते जाएंगे, इसकी लिमिट कोई नहीं होती। The header file must be included in the program before calling any of its functions in the program. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक हेडर फाइल के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस मौजूद हैं। वो कहता है अगर आप किसी भी एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करने का मकसद मतलब क्या होता है? आप उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट्स आगे लगाते हैं, ऑटोमेटिक फंक्शन आपका कॉल हो जाता है। वो कहता है कि अगर आपने किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो आपको उसकी हेडर फाइल प्रोग्राम में लाजमी शामिल करना पड़ेगी, इंक्लूड के कीवर्ड के जरिए। अब हमें कैसे पता चलता है कौन सी फाइलें हेडर्स हैं? The extension of a header file is .h. जितने भी हेडर फाइल्स होंगी उनकी एक्सटेंशन अगर आप देखें उसमें .h लिखा हुआ हमें नजर आता है। The include preprocessor directive is used to include header file in the program. तो कहता है कि ये हेडर फाइलें प्रोग्राम में शामिल कैसे होती हैं? हमने एक कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना है प्रोग्राम के अंदर, उस कीवर्ड का नाम है इंक्लूड। जैसे आप यहाँ पे इंक्लूड टाइप करते हैं तो ये प्रोसेसर के लिए एक डायरेक्शन इशू होती है कि सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करे। These files are provided by the C compile system. ये फाइलें हमें किसने प्रोवाइड की है? हेडर फाइलें जिन्होंने सी के प्रोग्राम को डेवलप किया है। The name of the header file is written in the angular brackets. ये देखें आपके पास ये एक ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग। वो कहते हैं कि दो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान आपने हेडर फाइल का नाम लिखना है। इसका सिंटैक्स आपने याद रखना है। सबसे पहले हैश इंक्लूड कीवर्ड है और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपने हेडर फाइल का नाम लिखना है जो आप अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। द नेम ऑफ द हेडर फाइल कैन आल्सो बी यूज्ड इन डबल कोट्स एज फॉलो। अगर आप ये एंगुलर ब्रैकेट यूज नहीं करना चाहते देन वो कहता है कि आप यहाँ पे डबल कोट्स इस्तेमाल कर लें। बाकी सिंटैक्स इसका वही है, हैश पहले आएगा इंक्लूड और डबल कोट या एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप हेडर फाइल का नाम टाइप करते हैं। एग्जांपल एक देखें, हैश इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड math.h. The word stdio stands for standard input output. जितने भी इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन है वो सारे के सारे आपकी इस एक फाइल के अंदर मौजूद है। जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना होगा हर प्रोग्राम में ये फाइल लाजमी आपको शामिल करना पड़ेगी, क्योंकि हर प्रोग्राम में हमने इनपुट भी देनी है,
और आउटपुट भी स्क्रीन पर देखना होती है। The stdio.h header file contains the definitions of the built-in input and output function. जितने भी आपके इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इस एक फाइल के अंदर उन्होंने शामिल कर दी, इसलिए ये हर प्रोग्राम का हिस्सा होगी। Header file math.h is used to use the predefined mathematical functions. आप मैथ के कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, लाइक आपने स्क्वायर लेना है, आपने अंडर रूट लेना है, तो उनके फंक्शन अगर आप अपने किसी प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो आपने math.h की फाइल जो हेडर फाइल है इसको भी प्रोग्राम में शामिल करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया कि हमने हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल किया। अब उसके बाद वो कहता है कि द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम स्टार्ट। एक्चुअल जो प्रोग्राम हमने राइट किया होता है, जो सोर्स कोड प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा था, उसकी पहली लाइन अब स्टार्ट होनी है। वो स्टार्ट कौन करेगा? ये आपका मेन फंक्शन। जैसे ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, हमारा कंट्रोल जो है वो मेन फंक्शन हेडर फाइलों को इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन में एंटर हो जाता है, और मेन फंक्शन के फौरन बाद उसको कर्ली ब्रेसेस मिलती है और आपकी पहली लाइन में एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है। When the program is executed, the control entered main function and starts executing the statement. जैसे ही प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया, हमारा कंट्रोल कहां पे चला गया? मेन फंक्शन के अंदर, और उसके बाद लाइन बाय लाइन उसने हमारी स्टेटमेंट उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट कर दी है जिस तरतीब से हमने वहां पे लिखी होती है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम में मेन का फंक्शन लाजमी हमने शामिल करना है, इसके बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता। अगर आप किसी प्रोग्राम में मेन का फंक्शन ऐड नहीं करते, वो प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाता है लेकिन वो रन कभी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही उसके पास नहीं है कि स्टार्ट कहां से प्रोग्राम करना है। If a program does not contain the main function, it can be compiled but cannot execute it. कहता हो सकता है वो कंपाइल उसको कर दे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास मेन जो फंक्शन है ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी प्रोग्राम का। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम अंडर मेन फंक्शन। स्टेटमेंट की तादाद कितनी है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक स्टेटमेंट लिख ले, 2 लिख ले, 10 लिख ले, 100 लिख ले, इसकी कोई लिमिट नहीं। जितनी आपको जरूरत है आप स्टेटमेंट यहां पे राइट कर सकते हैं। सिंटैक्स वाइड, मेन, वाइड। अभी देखें इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है वाइड। सबसे पहले वाइड क्या चीज होती है? वाइड का मतलब होता है नल, नथिंग, कुछ भी नहीं है। देखिए वाइड मीन नथिंग, कोई चीज नहीं। अब ये जो मेन का फंक्शन है इसके लेफ्ट साइड पे भी वाइड लिखा हुआ है और राइट साइड पे भी। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के जो मेन है या वाइड है उसको डिफाइन करते हैं। द मेन फंक्शन consists of the following. The definition of the main function start with the keyword wide. अब मेन फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड पे कहता है वाइड लिखा हुआ है। अब ये वाइड क्या है? इट इंडिकेट द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट इज रिटर्न्ड बाय फंक्शन। शुरू में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो होते हैं, हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है या वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो ये मेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं देता, इसलिए इसके लेफ्ट साइड पे जो वाइड लिखा हुआ है ये इसकी रिटर्न डेटा टाइप को शो कर रहा है कि ये जो मेन फंक्शन है ये आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे वाइड नहीं लगाते मेन के लेफ्ट साइड पर, प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, लेकिन जिस वक्त आप कंपाइल करते हैं ना तो ये आपको एक वार्निंग मैसेज इशू करता है, द फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। इसलिए इस वार्निंग मैसेज को ऑफ करने के लिए हम मेन के लेफ्ट साइड पर वाइड का वर्ड लिखते हैं। वाइड मीन दैट द फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू। वर्ड कीवर्ड वाइड इन द parentheses indicate the function does not accept any arguments। बात हमको जो फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसको कुछ इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते हैं जिसपे वो प्रोसेसिंग कर सके।
अब वाइड है, पेरेंथेसिस के अंदर भी हमने वाइड लिख दिया है, इट मीन कि हम इस फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे। सी स्टेटमेंट, सबसे पहले हमने फाइल इंक्लूड कर ली, उसके बाद हमने मेन का फंक्शन लिख लिया। अब हमारे पास स्टेटमेंट, एक्चुअल प्रोग्राम हमने यहां पे राइट किया हुआ है। अ स्टेटमेंट इन द सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। कोई काम उसने करना है, काम हमने कंप्यूटर से लेना कैसे है, वो जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी है वो हमारी स्टेटमेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक स्टेटमेंट है, दो है, तीन है? तो आप देखिएगा जो आपने लाइन लिखी होगी, जहां पे लाइन खत्म हो रही है उसके आखिर पे आपने सेमी कॉलन लगाया होगा, टर्मिनेटर साइन। तो टर्मिनेटर साइन इंडिकेशन है कि यहां पर एक स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो रही है। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट्स। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखनी है। कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन वन by one in the same sequence in which these instructions are written। जिस तरतीब से आपने यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शंस को राइट किया हुआ है, इसी तरतीब के साथ आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट भी होनी। Each statement in the C terminated with semicolon। हर स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो कहता है सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होगी। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के आखिर पे सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, आप उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर आपको सिंटैक्स एरर देगा। कि सिंटैक्स एरर क्यों? कि हर स्टेटमेंट के आखिर पे सेमीकोलन आना ही है। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम जो हमारा शुरू होगा, फर्स्ट लाइन हैश के साइन के साथ इंक्लूड का कीवर्ड हमने यहाँ पे टाइप करना है। अब देखिएगा ये जो आपने इंक्लूड का कीवर्ड लिखा है, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर आपने लिखने। एंगुलर ब्रैकेट में stdio.h कि हम एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके बाद है ये वाइड मेन। आप यहाँ पे वाइड ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। आपके पेरेंथेसिस शुरू हो रही। प्रिंटफ मैंने लिखा शाहिद महमूद, प्रिंटफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दोनों के आखिर पे सेमीकोलन है और ये पेरेंथेसिस आपकी क्लोज हो रही है। ये चीज आपकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहलाती है। और इस प्रोग्राम के अंदर जस्ट दो स्टेटमेंट मैंने राइट की है। देयर आर द टू स्टेटमेंट्स इन द अबव प्रोग्राम। वो कहता है कि आप 2, 3, 4 जितनी मर्जी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर सकते हैं प्रोग्राम। बग एंड डिबग। एन एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ बग। हमने एक प्रोग्राम राइट किया, लिखते हुए हमसे कोई गलती हो गई है, कंपाइल करेंगे तो हमें बताएगा कि फलान जगह पे आपके पास एरर है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी एरर्स होते हैं उनको हम बग्स का नाम देते हैं। अ प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम हम राइट कर रहे हैं, प्रोग्रामर जो लिख रहा है वो कहता है लिखते हुए उससे कुछ गलतियां हो सकती है। सेमीकोलन ने दिया, मिसस्पेल्ड हो गया, जल्दी से टाइप कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के एरर आ सकते हैं। A program cannot be compiled if it is contained any syntax error। एक प्रोग्राम आपने लिखा, उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर है वो कहता है वो कंपाइल नहीं होगा। वो आपको एरर बताएगा, पहले उसको रिमूव करेंगे, फिर आपके पास वो प्रोग्राम कंपाइल होगा। जितने भी एरर है वो तमाम आपके बग्स हैं। द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। कंपाइलर ना सिर्फ आपके पास उन एरर को डिटेक्ट करता है बल्कि उसकी वजह भी आपको बताता है। हमने एक स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट के आखिर पे सेमीकोलन नहीं लगाया, कंपाइलर वहां पे आकर रुक जाएगा, बताएगा कि लाइन नंबर दिस और आगे एरर की टाइप लिखी होगी, सिंटैक्स एरर, टर्मिनेटर साइन मिसिंग। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस लाइन पे हमने टर्मिनेटर साइन नहीं लगाया। तो काज भी आपके पास एरर की है बताता है। द एरर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर कंपाइल्ड एंड एक्सिक्यूट। जो एरर आपके पास उस प्रोग्राम में आ गया है, आपने उसको कंपाइल करने से पहले लाजमी उसको रिमूव करना है, फिर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होना है। अब ये एरर तलाश करके रिमूव करना डिबग कहलाता है। बग एरर होता है, उस बग को हमने सर्च करना है, सर्च करके रिमूव करना है, तो ये डिबग कहलाता है।
The process of finding and removing the bug is known as debug. ये जो प्रोसेस है एरर को तलाश करके और उसको रिमूव करना, ये डिबग कहलाता है। अब डिफरेंट किस्म के हमारे पास एरर्स आते हैं जिस वक्त हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। Different types of error can occur while writing a C program. These error include syntax error, logical error and runtime error. मेन तीन हमारे पास ही एरर है। सिंटैक्स एरर अगर आपके पास प्रोग्राम के अंदर आता है तो वो प्रोग्राम आपका कंपाइल्ड नहीं होता। ये आपने सबसे पहली बात ध्यान में रखी है। सिंटैक्स एरर की वजह से आपका प्रोग्राम कंपाइल्ड नहीं होगा, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं क्रिएट होती। लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर अगर हो, प्रोग्राम आपका कंपाइल्ड हो जाता है और रन भी हो जाता है, लेकिन वो आपके पास अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आपके पास आता है, तो हमें पता चल जाता है लॉजिकल एरर है। रन टाइम, वहां पे एरर आएगा, प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम में रुक जाएगा। तीनों की डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स एरर। A collection of rules for writing program in a program language is called syntax. हमने कहा था कि हर प्रोग्राम को लिखने के जो रूल्स होते हैं वो हमारे पास सिंटैक्स कहलाते हैं और हर प्रोग्राम लैंग्वेज का सिंटैक्स दूसरे से डिफरेंट होता है। हम जिस प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं हमने उसके मुताबिक ही अपने प्रोग्राम को राइट करना है, जिसको आप सिंटैक्स का नाम देते हैं। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज सिंटैक्स। जितने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं जो फाइलें इंक्लूड करनी है वो सारी की सारी अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स हमने राइट करनी। इसलिए जिस वक्त हम कोई टॉपिक डिस्कस करते होते हैं तो उसमें मैं इंडेक्स भी साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। Syntax error is a type of error that occurs when an individual statement is written in the invalid statement is written in the program. Invalid लिखने का तरीका सही नहीं है आपका। उसने कहा जी सबसे पहले आपने हैश लिखना है, फिर इंक्लूड का कीवर्ड देना है और फिर आपने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल देनी है। अब ये नहीं हो सकता कि आप हेडर फाइल को सबसे पहले लिखें फिर आप हैश और इंक्लूड का कीवर्ड लगा दें। वो कहता है कि ये इनवैलिड है, ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है आपके पास। The compiler detect error and display the error message and its causes. अब जैसे ही हम उसको कंपाइल करेंगे फौरन वो जाएगा उस लाइन पर और आपको बताएगा कि ये एरर आ रहा है और उसकी वजह क्या है। अब जरूरी नहीं कि उसको लिखने का तरीका ही गलत होगा तो सिंटैक्स एरर आएगा। मुख्तलिफ वेज है, मुख्तलिफ हमारे पास इसके स्टेप्स हो। A program containing syntax error cannot be compiled successfully. किसी भी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है वो कहता है कंपाइल नहीं होगा, उसको ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी। There may be many reasons, many causes of syntax error. Some important causes are as follows. The terminator is missing at the end of statement. बात का हम तेजी से प्रोग्राम टाइप कर रहे होते हैं तो हम सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, तो कहता है पहली आपके पास टाइप है इसकी। ये देखिए प्रिंट एफ लिखा, शायद ब्रैकेट क्लोज की, टर्मिनेटर साइन भूल गया, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। अब मिसस्पेल्ड कीवर्ड इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। मिसस्पेल्ड स्पेलिंग आपसे गलत टाइप हो गए, जैसे देखे टाइपिंग फॉर इंस्टेड ऑफ FORR, आपने FORR टाइप कर दिया, आपने टाइप करना था फॉर। एनी ऑफ द डेलिमीटर इज मिसिंग, वो ब्रैकेट जो हम लगाते हैं मेन फंक्शंस के बाद वो आपने ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं लगाई, फिर भी आपके पास वो कहता है सिंटैक्स एरर आएगी। लॉजिकल एरर, ये जो एरर होते हैं ये कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। ये जिस वक्त हम प्रोग्राम बना लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को और फिर हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे रहा, उस वक्त हमें पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है। और ये लॉजिकल एरर को तलाश करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपको पूरा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना पड़ता है, पेपर पे उसका आउटपुट साथ साथ लिखना पड़ता है, फिर जाके आपको पता चलता है कि आपका एरर कहाँ पे था, कहाँ पे आपने फार्मूला गलत लिखा। A types of error that occur due to the poor logic of the programmer. Poor logic है मतलब मैंने दो नंबर इनको जमा करना था, गलती से मुझसे मल्टीप्लाई का साइन प्रेस हो गया। कंप्यूटर को इसका मतलब नहीं पता कि आपने उसको जमा करना था या माइनस करना था, उसने तो आपके साइन को कंसीडर करना है कि आपने उस वक्त कौन सा बटन प्रेस किया, उसके मुताबिक उसने आपका रिजल्ट बना देना। A statement with the logical error may produce unexpected and wrong result in the program.
अब प्रोग्राम जब आपका कंपाइल हो गया, चल गया, आपका रिजल्ट गलत आ रहा है, उस वक्त हमें पता चला कि हमारे प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स। कंपाइलर इनको डिटेक्ट नहीं करता, ये आपको खुद देखने पड़ते हैं, इसलिए वो कहता है कि इनको तलाश करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थॉरली। सारा प्रोग्राम आपको एक ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके ये एरर आपके पास फाइंड आउट होता है। Some example of the logical errors are using a wrong condition in programs such as writing a greater than 5 instead of a less than 5. आपने लिख दिया a greater than 5, कंप्यूटर को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप स्टेट में हमारे पास ये इक्वेशन सही लिखी हुई है, लिखना हमने था a less than 5। इस बात का मतलब कंप्यूटर को नहीं पता, आपने उसको जो साइन प्रोवाइड किया उसके मुताबिक उसने रिजल्ट देना है। यूजिंग रॉन्ग फार्मूला a multiply 5 instead of a divided by 5, ये भी हमारी मिस्टेक है, प्रोग्रामर की मिस्टेक है, कंप्यूटर की नहीं है। तो लॉजिकल एरर आमतौर पर आपके पास गलत आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन पास की होती हैं, खासतौर पे फार्मूला वगैरह राइट करने के लिए, उस वक्त रन टाइम एरर, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नोन एज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर किस वक्त आता है? जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, चलाते हैं, उस वक्त आता है। कंपाइलर रन टाइम एरर को डिटेक्ट नहीं करता। It occurs when a statement directs the computer to execute an illegal operation, such as dividing a number by 0. जब हम किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं, क्या होता है? इन्फिनिटी रिजल्ट आता है। तो इस किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं, ये जब आप प्रोग्राम चलाकर उसको कोई डाटा प्रोवाइड करेंगे, इनपुट डाटा, फिर आपके पास वो प्रोग्राम वहां पे आकर रुकता है, फिर हमें पता चलता है कि ये रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कंपैरेटिवली लॉजिकल एरर जल्दी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो तीन किस्म के एरर हमारे पास हुए, एक सिंटैक्स एरर जो कंपाइलर डिटेक्ट करके हमें बता देगा, दूसरा हमारे पास लॉजिकल एरर्स होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, हमें खुद पूरे प्रोग्राम को रीड करना पड़ता है, फिर जाके प्रोग्राम में से ये एरर आपको मिलते हैं। रन टाइम एरर जिस वक्त आप प्रोग्राम को चलाते हैं उस वक्त आपके पास ये एरर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।